शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्लास रहेगा पार्टनरशिप के ऊपर। ये मेरा परिचय है, ठीक है, जो नहीं जानते। आगे ले चलते हैं क्लास को। देखो, ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है, तो वो एक यूनिवर्सल अरिथमेटिक फॉर्मूला है हमारा a इक्वल टू बी इंटू सी। इसमें क्या होता है a इक्वल टू बी इंटू सी में कि दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होकर तीसरा वेरिएबल देते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और तीसरा चीज़ दे रहा है। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना, ऐसा एग्जाम्पल। टोटल इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। या फिर टोटल इक्वल टू रेट इनटू क्वांटिटी। तुम 5 रुपए किलो अगर मैंगो खरीदते हो, 4 किलो खरीदते हो, तो 5 4 ज़ा 20, टोटल 20 रुपीज़ तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो ये यूनिवर्सल अरिथमेटिक फॉर्मूला है हमारा a इक्वल टू बी इंटू सी। उसमें एक चैप्टर हम लोग आज पढ़ रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट का, ठीक है। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दिस चैप्टर इज कॉल्ड पार्टनरशिप, ठीक है। यूनिवर्सल फॉर्मूला यही है। रिलेशन तो पता होगा, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा तुमको प्रॉफिट मिलना चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों के बीच में। जितना ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा तुमको प्रॉफिट मिलना चाहिए, करेक्ट, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे प्रॉफिट उतना कम मिलेगा, है ना। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा, ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा। रिलेशन समझ में आ रहा है? ये सिंपल रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इनडायरेक्ट रिलेशन क्या है कि जब ये कांस्टेंट हो जाए तब इन्वेस्टमेंट और टाइम का रिलेशन उल्टा होता है आपस में। अगर प्रॉफिट तुम्हारा फिक्स है तो अगर तुम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो तो टाइम गिरेगा, ठीक है, तभी तुमको सेम प्रॉफिट मिलने वाला है। बात समझ में आ रहा है? या फिर इन्वेस्टमेंट को अगर तुम गिराओगे तो टाइम बढ़ेगा, अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे तो टाइम गिरेगा, ठीक है। वो एक नॉर्मल a इक्वल टू बी इंटू सी वाला रिलेशन है। तो इसमें हमें करना क्या है कि इस बात को पहले हम लोग ले चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक ले चलते हैं। इसको हम लोग थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करके पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पहले क्वेश्चन को करके ही हमारा पूरा थ्योरी क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को आस्ते आस्ते डिफिकल्टी वाइज बढ़ाएंगे, ठीक है, बेसिक से, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको करेंगे, ठीक है। तो शुरू में कोशिश करेंगे कि हम लोग पेन पेपर में लिखें, समझे चीज़ों को, उसके बाद हम लोग ओरली कोशिश करेंगे करने का, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये हमने डिस्कस किया। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला a इक्वल टू बी इंटू सी के फॉर्मेट में है, ये भी हमने डिस्कस किया। फॉर पार्टनरशिप देयर शुड बी एट लीस्ट 2 पार्टनर्स। पार्टनरशिप किसी के साथ करोगे तो कम से कम अपोजिट एंड में कोई एक तो होना चाहिए ना। बात समझ में आ रहा है? 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। कितने? 3 जन, 4 जन। तुम्हारा क्वेश्चन जो आता है मैक्सिमम 4 जन के बारे में बता सकता है। टफ से टफ क्वेश्चन भी पूछेगा तो 4 जन को पार्टनर रखेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो 2 जन को पार्टनर रखेगा, ठीक है। और पार्टनर में रिलेशन क्या चलेगा कि मान लो पहला पार्टनर 5 लाख डालता है 1 साल के लिए, दूसरा पार्टनर क्या कर सकता है 10 लाख डाल सकता है 3 साल के लिए। तो दोनों का हम लोग इन्वेस्टमेंट और टाइम आपस में मल्टीप्लाई करके कंपैरिजन करेंगे कि किसको कैसा प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा और क्लैरिटी के साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया सिंपल कि P&Q एंटर्ड ए बिजनेस, एंटर्ड ए पार्टनरशिप फॉर 3 ईयर्स। टाइम बता दिया, दोनों एक साथ बिजनेस में कितने टाइम के लिए आए? 3 साल। उसके बाद एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस दे इन्वेस्टेड दिस मच एंड दिस मच रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली शब्द का मतलब पता है कि जिस ऑर्डर में पहले नाम मेंशन किया गया है उसी ऑर्डर में बाकी का जो डेटा है वो दिया हुआ है। मतलब P पहले मेंशन किया है तो ये P का इन्वेस्टमेंट है, Q सेकंड में मेंशन है तो ये Q का इन्वेस्टमेंट है। बात समझ में आना? रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ। और आगे चलते हैं। एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर, 3 साल बीत गए, their total profit was this much. What will be the share of Q out of this profit? 76,000 उसका प्रॉफिट हो गया। किसको कितना मिलना चाहिए? P को कितना मिले, Q को कितना मिले, यही है
यहाँ पे, अच्छा सिर्फ क्यू को कितना मिले ये पता करना है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया कि प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब बताओ जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ये यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेंगे, इन्वेस्टमेंट और टाइम। लेकिन यहाँ पे टाइम पे नहीं डिपेंड करेगा, क्यों? क्योंकि टाइम दोनों का कांस्टेंट है। ये भी 3 इयर्स के लिए पी इन्वेस्ट कर रहा है, क्यू भी 3 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। सो टाइम इज नॉट ए फैक्टर राइट नाउ। बात समझ में आ रहा है ना कैसे मैंने बताया कि टाइम इज नॉट ए फैक्टर, क्योंकि दोनों का सेम है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि प्रॉफिट रेशियो वुड बी किसका, प्रॉफिट रेशियो पी का और क्यू का, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मान लो इन्वेस्टमेंट ऑफ पी इनटू टाइम ऑफ पी, और इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू इनटू टाइम ऑफ क्यू, इसका रेशियो होगा प्रॉफिट रेशियो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? पी और क्यू का प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ पी इंटू टाइम ऑफ पी, इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू इंटू टाइम ऑफ क्यू। करें तो इन्वेस्टमेंट कितना है इसका 13,000। तो देखो 13,000 नहीं लिखेंगे, हमको पता है हम लोग फालतू में 3 0 लिखेंगे, फिर 3 0 काटने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में जाके, तो लिखेंगे ही नहीं। हम लोग लिखेंगे 13 और 25, ये बात को लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, इन्वेस्टमेंट कितना है 13, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 25 है, ये टाइम कितना 3 साल, ये टाइम कितना 3 साल। अब तुम इस चैप्टर का अगर कर चुके होते तो तुम टाइम भी नहीं लिखते, क्योंकि तुमको पता है टाइम भी कट जाने वाला है। जिस तरह यहाँ पे 3 0 कट जाते, यहाँ पे 3 0 आपस में कट जाते, उस तरह टाइम भी कट जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो गया 13:25। इसके लिए तुमको पेन पेपर उठाना था क्या? कुछ ज़रूरत नहीं था, तुम यहीं से बता सकते 13:25 है रेशियो प्रॉफिट का, अगर टाइम दोनों के लिए सेम है तो। अगर टाइम अलग होता, यहाँ पे 3 साल के लिए, यहाँ पे 6 साल के लिए, तब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है ना? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तभी प्रॉफिट का रेशियो आएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इनका मल्टीप्लिकेशन, इनका प्रॉफिट दिया, इनका मल्टीप्लिकेशन, इसका प्रॉफिट दिया, सिंपल। तो हम लोग को मिल गया रेशियो 13:25, ये क्या प्रॉफिट का रेशियो है। अब तुमको आगे का करना आना चाहिए रेशियो, अगर तुमने थोड़ा सा चैप्टर किया है तो। ये 13 और 25 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर इसको 13 रुपये तुमने दिया, 13 रुपये दिए, 13 बोतल दिए, 13 पैकेट दिए, 13 चॉकलेट दिए, कुछ भी दिए, अगर इसको तुमने 13 यूनिट दिया तो इसको 25 यूनिट देना है। बात समझ में आ रहा है ना? इस रेशियो का मतलब क्या हुआ, इसको 13 दिया तो इसको 25 देना पड़ेगा, या फिर इसको 25 दिया तो इसको 13 देना पड़ेगा। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूट कितने कर रहे हो, 13 + 25 कितना होता है, टोटल हो गया 38। तो तुम्हारे हिसाब से 38 यूनिट अगर डिस्ट्रीब्यूट होता तो इसको 13 यूनिट देते और इसको 25 यूनिट देते उस 38 यूनिट में से, करेक्ट। लेकिन एक्चुअल में तो 38 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। एक्चुअल में कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है 76,000। तो तुम्हारा रेशियो कहता है कि 38 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वेश्चन बोलता है 76,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब तुम्हारा 38 यूनिट इसके क्वेश्चन के 76,000 के बराबर है। ये बात समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो पूछो। 38 यूनिट किसके बराबर है 76,000 के। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मैं 25 यूनिट का भी निकाल सकता हूँ, 13 यूनिट का भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 38 = 76,000 है, तो 38 को मैं उधर भेज दूँ तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 76/38, यहाँ पे 0 डाल देता हूँ, ठीक है। दिख रहा है इसका डबल है, 38 का डबल है ना 76, कितना होगा कटेगा तो 2000। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया 2000, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं 2000। तो हमें पूछा क्या क्वेश्चन में, क्यू को कितना दूं मैं, करेक्ट। हम लोग इस रेशियो के हिसाब से क्या बता रहे हैं, क्यू को कितना देना है हमें 25 यूनिट देना है, यूनिट बोलना। तो 25 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 50,000। तो ऑप्शन को ये वाला फर्स्ट ऑप्शन ठोको, आगे बढ़ो। करने में इसको लगता एक्चुअल एग्जाम में 2 से 5 सेकेंड, बस पढ़ने के बाद बता रहा हूँ, ये नहीं पढ़ने से पहले ही 2 से 5 सेकेंड पढ़ा तुमने, उसके बाद तुमको सिंपली दिख रहा है कि टाइम कांस्टेंट है,
इट डजेंट मैटर व्हाट टाइम दे आर इन्वेस्टिंग फॉर। उसके बाद तुमको सीधा दिख गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है 13:25, 13:25 है ना, 13:25 दिख गया। अब 13 + 25 तुमने मेंटली किया, कितना आया 38, 38 का वैल्यू तुमको दे रखा है 76, तो इसको मेंटली तुमने डिवाइड किया 38 से, तो आ गया 1 यूनिट का वैल्यू 2000। तुमको पता है मुझे ये 25 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 25 × 2 50,000, तुमने टिक किया और नेक्स्ट क्वेश्चन में गए। समझ में आया? ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंटली तुम सोच पा रहे हो कि नहीं कि कैसे कैसे आगे हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। एक बार मेंटली सोच रहे हो तो क्वेश्चन कुछ है नहीं। लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। चीता के स्पीड से लिखो। क्वेश्चंस तुम्हारे पास पहले से है, क्वेश्चन मत लिखना, बस सॉल्यूशन लिखो। इतना डिटेल में मैं आगे नहीं लिखूंगा, बस हम लोग इनिशियली समझ रहे हैं तो मैंने डिटेल में इतना लिखा है। समझ में आ रहा ना मैडम? आपको समझ में आ रहा? समझाओ, क्या क्या समझ में आया? उस रेशियो में, करेक्ट। उसके बाद दैट इज योर आंसर। बढ़े आगे, हो गया लिखना सबका? बाहर गया था ना, समझ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, किसी का हुआ क्या? क्वेश्चन तुम्हारे पास है, वेट मत करो कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब तुम करोगे। तुमको अगर क्लास से आगे चलना है तो क्वेश्चंस हैं तो सॉल्व करो। किसी का आंसर आया? क्वेश्चन 2, रमेश और प्रिया स्टार्टेड अ बिजनेस। बताओ आंसर। ठीक है, अब दिख रहा क्या है आंसर? देखो, ये बैंक का क्वेश्चन क्या होगा? क्या बोला? बी बोला, बहुत अच्छे। बी बोला कि डी बोला? डी बोला। डी, डी है। डेटा इज नॉट एडिक्वेट। क्यों पता है? टाइम हमें चाहिए। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया कि प्रॉफिट किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इन्वेस्टमेंट और टाइम, है ना। 2 चक्के का साइकिल है, 1 चक्के पे नहीं चला सकते तुम, ठीक है। यूनिसाइकिल मतलब अलाउड नहीं है, 1 चक्के पे भी चलता है, उसको यूनिसाइकिल बोलते हैं। बट हमें इन्वेस्टमेंट और टाइम दोनों चाहिए होता है। देखो, पैसे तो बता दिए कि उसने ऐसे ऐसे इन्वेस्ट किए, इन्वेस्टमेंट डन बाय बोथ द पर्सन्स आर फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ये बात भी बता दिया। अब टोटल प्रॉफिट भी बता दिया, ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन हमें रेशियो, जो प्रॉफिट का रेशियो है, उसको लाने के लिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन टाइम नहीं है, करेक्ट। अगर क्वेश्चन में दे देता कि पी को इतना मिला, पी है ना, रमेश है, रमेश और प्रिया है, रमेश को इतना मिला है टोटल प्रॉफिट में से, तब हम लोग को प्रॉफिट का रेशियो दे दिया। और बेसिकली अगर इस क्वेश्चन में बोल देता कि 5 और
600 में 1460 जो है रमेश को मिला है, तब बताओ टाइम क्या हो लगा, कितने टाइम के लिए इन लोगों ने आपस में इन्वेस्टमेंट किया है, तब हम लोग निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही तुमको 1460 बोला रमेश को मिला है टोटल प्रॉफिट में से, तुमको एक्चुअली प्रॉफिट का रेशियो दे दिया है ना। तुमको अगर प्रॉफिट का रेशियो दे दे और इन्वेस्टमेंट दे दे, है ना, प्रॉफिट का रेशियो दे दे, इन्वेस्टमेंट दे दे, तो इस इन्वेस्टमेंट का रेशियो को अगर प्रॉफिट के रेशियो से डिवाइड करोगे तो टाइम मिल जाना चाहिए, टाइम का रेशियो, है ना, तब क्वेश्चन हो सकता था। लेकिन कम से कम प्रॉफिट का रेशियो तो दे, दो तो कम से कम देना पड़ेगा, ये दो ये दो, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने ये वाला जो क्वेश्चन किया इसमें क्या दिया था, ये दिया था और ये दिया था, तो ये निकाल दिया। तो तीन में से कम दो चाहिए तब तो तीसरा निकलेगा। बात समझ में आ रहा ना। इसीलिए ये क्वेश्चन में डेटा इनएडिक्वेट है, इसमें टाइम कम से कम देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। सी है ना, करो इसको, जय माता दी बोल के इसको टिक करो। टाइमर लगाता हूँ, कहाँ है टाइमर, ये रहा। देखें कौन पहले आंसर बताता है, जो सबसे पहले आंसर बताएगा वो सबको लड्डू खिलाएगा। जल्दी बताओ। पूरा ही खिलाना पड़ेगा, मैं अगर दे रहा होता तो आधा खिलाता। बताओ आंसर बताओ फटाफट। तीन बंदे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे, इन्वेस्ट दिस मच फॉर ए बिजनेस। ये 50,000 जो है किसका पैसा है, तीनों का कंबाइंड पैसा है। चलो इतना इंग्लिश तो तुमको समझ में आ रहा है। एम इन्वेस्ट 4,000 मोर, किससे, एन से, एंड एन इन्वेस्ट इतना मोर पी से। टोटल प्रॉफिट इतना है, शेयर बताओ किसका कितना होगा। कुछ आइडिया लग रहा है? देखो अगर नहीं लग रहा तो पहले ये सोचो कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये है। टाइम मेंशन है क्या? नहीं। तो क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? अगर टाइम मेंशन नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उन सब ने बराबर टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। बात समझ में आया? उस प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, उसने बोल दिया था कि अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, लेकिन बताया नहीं उसने। बात समझ में आया? इसमें क्या है कि बताया ही नहीं कुछ टाइम के बारे में, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि उन्होंने सब सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, सपोज 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है क्या, कि एम इन्वेस्ट दिस मच मोर देन एन एंड एन इन्वेस्ट दिस मच मोर देन पी। दो रिलेशन दिए हुए हैं एक सेंटेंस में, तो इसको तुम कुछ ना कुछ करके तुमको लिखना पड़ेगा इक्वेशन फॉर्म में, है ना। इसको ही हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा। तो इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख दिए इस सेंटेंस को, तो तुम्हारा 50% ऑफ द वर्क इज डन फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैसे लिखो इस बात को, ये पूरे लाइन को कैसे लिखें, एम यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन को कैसे लिखें बता। हाँ, m प्लस 4,000 इक्वल टू n। चलो 4,000 इक्वल टू n, और बता n प्लस 5,000 इक्वल टू p। पहली बात, ये जो तुमने लिखा है वो गलत है। ठीक है, दूसरी बात कि इसमें तुमने दो वेरिएबल यूज किया, इसमें भी अलग अलग दो, टोटल कितने वेरिएबल हो गए, 3। इसको करने में हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो तुमने इक्वेशन गलत लिखा, इक्वेशन बताया ही गलत। m 4,000 ज्यादा है। ठीक है, मान लो इक्वेशन क्या कह रहा है कि m इन्वेस्ट 4,000 मोर देन n। मान लो ये जितना भी इन्वेस्ट कर दे उससे 4,000 ज्यादा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। ये बात है ना, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उनसे 4,000 ज्यादा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब एक इक्वेशन बनाओ इसका। इक्वेशन शब्द का मतलब क्या होता है? एक्स एंड वाई नहीं होता है, उसके नाम में ही है।
इक्वे मतलब इक्वल करना दो चीजों को, उसको हम लोग इक्वेशन कहते हैं। करेक्ट? नाम सोच समझ के रखा जाता है ना। तो इक्वल करना है। अगर मेरे पास 4000 ज्यादा है और तुम्हारे पास 4000 कम है, तो हम दोनों में इक्वेशन कैसे बनेगा? कैसे इक्वल कर सकते हैं दोनों को? तुम मुझे 4000 दोगे कि तुमको 4000 की जरूरत है मेरे बराबर आने के लिए? या तो मेरे में से 4000 निकाल दो, देन आई विल बी इक्वल टू यू। अदरवाइज तुम में 4000 डाल दो, देन यू विल बी इक्वल टू मी। बात समझ में आ रहा है? यहां पे माइनस होना चाहिए। मेरे में से 4000 निकाल दोगे तब मैं n के बराबर होऊंगा ना। मेरे पास 4000 ज्यादा है, m के पास 4000 ज्यादा है, तब क्या बोला देखो, m इन्वेस्ट 4000 मोर देन n, उसके पास 4000 ज्यादा है। तो इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल करना पड़ता है ना। इक्वल करने के लिए इससे 4000 लेना पड़ेगा। मोर दिख के प्लस मत कर दो। बात समझ में आ रहा है? मोर दिखा तो प्लस नहीं करना, माइनस भी हो सकता है। ठीक है? उल्टा मूव करते हैं इक्वल करने के लिए। ठीक है? तो ऐसा पहले बात तो लिखना चाहिए था। ठीक है? प्लस ये दूसरा गलती क्या है कि n है, p है, n है, m है, सबको घुसा दिए हो इक्वेशन में। तो इसको सॉल्व करने में वक्त लग जाएगा। तो देखो इक्वेशन बनाते कैसे हैं। दो रिलेशन दे रखा है, इन दोनों रिलेशन में कुछ एक वेरिएबल कॉमन है, n कॉमन है। एक बार m का कंपैरिजन n के साथ हो रहा है, एक बार n का कंपैरिजन p के साथ हो रहा है। तो मैं n को x पकड़ लूंगा। ठीक है? अब देखो उससे क्या होगा कि तुमको इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंगल लाइन में इस बात को कैसे लिखे देखो। n है, लेट चलो n इक्वल टू x। बात समझ में आ रहा है कि n को ही मैंने x क्यों पकड़ा? क्योंकि दोनों रिलेशन में वो कॉमन है। ठीक है? तो m है, n है और p है। तो n को तो मैंने x पकड़ लिया। चलो, तो m क्या होगा पहले रिलेशन के हिसाब से x के टर्म्स में? m इन्वेस्ट 4000 मोर देन n। तो m का वैल्यू क्या होगा? x प्लस 4000, क्योंकि 4000 उसके पास ज्यादा है। अब हम लोग इक्वेशन नहीं बना रहे, हम लोग उसका वैल्यू दे रहे हैं बस। समझ में आ रहा है? अब इक्वेशन नहीं बना रहे, हम लोग सिर्फ उसको वैल्यू दे रहे हैं। x अगर n है तो m क्या होगा उससे 4000 ज्यादा, तो x प्लस 4000। सेकेंड लाइन मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड n इन्वेस्ट 5000 मोर देन p। तो बताओ, n इन्वेस्ट 5000 मोर देन p, तो p को क्या लिखूं? पीछे पेज में लिखा हुआ था क्या? तो पीछे क्यों देख रही थी? बता। x माइनस 5000, क्यों? सिंपल है, बस भाषा को पकड़ो। n के पास कितना ज्यादा है? 5000 ज्यादा है। किससे? p से। तो n अगर x है तो p क्या होगा उससे 5000 ज्यादा है कि कम है? कम है ना। n के पास ज्यादा है, p के पास कम है, तो n के हिसाब से p क्या होगा? 5000 कम है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे क्रूशियल लाइन यही है इक्वेशन का, इस क्वेश्चन का। बात समझ में आ रहा है? तो इसको क्या करूं? अब हमने तो देखो अब किया क्या, 1 2 3 तीन वेरिएबल के जगह हमने क्या एक ही वेरिएबल में काम चला दिया। कैसे चलाया? जो कॉमन रिलेशन था उसको x पकड़ के उसके साथ कंपैरिजन करके बाकी को हमने लिख दिया। ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं करना, हर चैप्टर में करना है जहां पे ऐसा रिलेशन तुमको दिखता है। बात समझ में आ रहा है? ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, हर एक चैप्टर के लिए है। तो हमने ये सब लिख दिया इनका रिलेशन। उसके बाद आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस मच व्हाट इज द टोटल शेयर रिसीव्ड बाय बी। अब हमको पता है एम एन एंड पी इन्वेस्ट 50,000 फॉर ए बिजनेस। तो दिस प्लस दिस कितना होगा? ये है क्या? इन्वेस्टमेंट है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस प्लस दिस इक्वल टू 50,000। अब इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा लोगों में, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि टाइम तो यहाँ पे फैक्टर है ही नहीं, टाइम मेंशन ही नहीं किया, मतलब हम लोग सोचेंगे सबका टाइम सेम है। करेक्ट? तो इसको सॉल्व करें।
मेंटली कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या होगा 3x, 4000 माइनस 5000 माइनस 1000, माइनस 1000 उधर जाएगा तो प्लस होगा कि डिवाइड होगा, प्लस होगा। तो प्लस होके उधर 1000 कितना हो जाएगा 51,000। तो मैं इस बात को डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लिखो, किसी को प्रॉब्लम है इस बात में? शॉर्टकट थोड़ा सा एक स्टेप मारा हूँ और कुछ नहीं। काट दो अब, कितने से 17 का टेबल याद है, 3 टाइम्स में 51 होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया 17,000। इसका मतलब ये हुआ कि इसने m ने कितना इन्वेस्ट किया था 17,000 प्लस 4,000 21,000। इसने कितना इन्वेस्ट किया 17,000 और p ने कितना इन्वेस्ट किया 17,000 माइनस 5,000 12,000। ये क्या है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। बात समझ में आ रहा है? जीरोस हटा देता हूँ, जीवन में तकलीफ ऐसे ही है, इसको क्यों रखें। रेशियो क्या आ गया 21:17:12। इसमें कुछ तीनों में ऐसा कुछ है जो कॉमन है जो कट सकता है, दिख नहीं रहा है ना। 17 एक प्राइम नंबर है तो इनमें अब कुछ कटने नहीं वाला। तो रेशियो हो गया इन्वेस्टमेंट का 21, 17 और 12। क्वेश्चन में बोला है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 70,000। शेयर ऑफ किसका m, 21 का वैल्यू निकालना है। अगर टोटल कितने हो रहे 21 प्लस 17 प्लस 12 कितना हुआ 38 और 12 50 यूनिट हो गए। ठीक है, यू मतलब यूनिट है, ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ। 50 यूनिट का वैल्यू दिया है 70,000। तो कितना यूनिट निकालना है हमको 21 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग देखो, अगर ये समझ पा रहे हो तो ठीक है, मैं डायरेक्ट एक बार आंसर लिखता हूँ फिर तोड़ के लिखूंगा कि कैसे आया। कितने का वैल्यू दे रखा है 50 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 70,000। तो 70,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 50 से, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। हमको 21 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो फिर इंटू 21 करेंगे तो 21 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। कट गया 5 से कटा तो ये हो गया 14,00। 14 इंटू 21 कितना होता है 14 इंटू 28 और 280 और 20 हो गया 280 और 14 294। ठीक है 00 29,400 है क्या ऑप्शन में? नहीं है तो नोटा। ठीक है, यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आया उसको मैं ब्रेक डाउन देता हूँ। ठीक है, रुक जाओ। ये बात समझ में आया ना? ठीक है, ये स्टेप अगर समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। 21, 17 और 12 ये रेशियो आ गया इन्वेस्टमेंट का, और यही प्रॉफिट का भी रेशियो है। ये बात समझ में आया? जो स्टेटमेंट मैंने अभी बोला, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो यही प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, तो 21:17:12 इस रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल कितने यूनिट्स है 50 यूनिट। अगर 50 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो 21 इसको, 17 इसको, 12 इसको, ऐसा मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 50 यूनिट नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से 70,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होने हैं और हमारे हिसाब से 50 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। तो हमारा 50 यूनिट उसके क्वेश्चन के 70,000 के बराबर है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 70,000। इसको मैं ब्रेक डाउन दे रहा हूँ। 50 यूनिट हमारा क्वेश्चन के 70,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट क्या होगा, ये 50 इधर से इधर जाएगा तो जाके डिवाइड होगा 70,000 डिवाइडेड बाई 50। लेकिन हमको चाहिए क्या 1 यूनिट का वैल्यू थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए, क्वेश्चन में पूछा गया है एम का शेयर। एम का शेयर क्या है 21 यूनिट है, तो 21 यूनिट का हमें वैल्यू चाहिए। तो हम लोग को 21 यूनिट का अगर वैल्यू चाहिए तो तुम 1 से 21 पे जाना चाहते हो तो यहाँ से क्या किया होगा, यहाँ पे जाने के लिए इंटू 21 किए होगे। तो यहाँ पे भी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा 70,000 बाई, ये 77 लग रहा है ना, सोचो 7
70,000 बाई 50 था, इंटू 21 भी यहाँ पे करोगे। अगर इधर इधर इंटू 21 किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये स्टेप ना 3 स्टेप जंप करके मैंने सीधा एक स्टेप में लिखा पूरे चीज़ को। तुमको भी प्रैक्टिस करना है यहाँ पे स्ट्रेट जाने के लिए। 1 यूनिट का वैल्यू, फिर वहाँ से जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर 21 यूनिट का वैल्यू पूछा तो 21 यूनिट निकालो, 17 यूनिट का वैल्यू पूछा तो इंटू 17 कर देते, 12 यूनिट का वैल्यू पूछा तो इंटू 12 कर देते। अगर बोलता b प्लस सी कितना है तो 17 प्लस 12 29, यहाँ पे 29 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट आंसर आया कितना सॉल्व करने के बाद 29,400। ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग नोटा मारे, ठीक है। नन ऑफ द अबव इसका फुल फॉर्म है। डन, आगे बढ़े, सबका लिखना हो गया ना? फटाफट लिखो। हाँ तो समझते समझते भी लिखना है क्योंकि थोड़ा स्पीड हमको बढ़ाना है। कोई बात नहीं, बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है रास्ते में तुम्हारे। लिखो जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे बैठना है। व्हील चेयर पे, चेयर पे नहीं, टेबल पे। टेबल है ना, टेबल पे बैठेगा। इतना बात करना है तो आगे आगे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर। फोन में चार्ज नहीं है, अच्छा बहाना है। ले दूसरे से ले ले। देखे तेरा फोन चार्ज में लगा है? अच्छा, देख हो गया होगा चार्ज। मेरे को भी नहीं पता। हो गया एवरीवन? समझ में आया? थोड़ा तो लेट आया ना इसलिए। प्रज्वल समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन कर। डन एवरीवन? नेक्स्ट हुआ? बात मत कर, कर नेक्स्ट कर। डी, हाँ डी में चल रहे। चलो करें। आया किसी का आंसर? ट्राई किया, देखें। तो क्वेश्चन लिखना इज नॉट ट्राइंग। देखो होता क्या है ना कि अगर तुमको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, इधर सुनो, क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं भी आता ना, तुम उसका डेटा जब लिखते हो ना एक सजा के, तो उससे थोड़ा हम लोग का ब्रेन का सेल्स है ना जुड़ते हैं आपस में और वो सॉल्यूशन खोजने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको क्वेश्चन पढ़ के ही लग रहा है कि नहीं आ रहा, फिर भी तुम उसका डेटा लिखो, सजा के अगर लिख सकते हो तो लिखो, ऑटोमेटिकली योर ब्रेन विल वर्क टू फाइंड द सॉल्यूशन। हम लोग का ब्रेन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाता है, ऑटोमेटिकली सॉल्व करता है, ठीक है। सामने से कोई अगर छपरी आ रहा है तो हमको पहले से पता है क्या कि वो उससे पंगा लेके फायदा नहीं है, वो खुद डूबेगा, तुमको भी लेके डूबेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारा दिमाग हमेशा रेडी रहता है, तुमको बस उसको थोड़ा पॉइंटर्स देने हैं, ठीक है। लिखा है डेटा इसका। A began a business with this much and was joined afterwards by B with this much। मतलब दोनों एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं किए। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम के बारे में क्या बोल रहा है ये? इस लाइन से तुम, पहले लाइन से तुम टाइम के बारे में क्या बोल सकते हो? पहले ए आया लेकिन कुछ टाइम बाद बी आया, मतलब दोनों का टाइम सेम नहीं है, ये बात हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर कट।
उसके बाद इफ द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर डिवाइडेड इन द रेशियो 2:x, प्रॉफिट भी डिवाइड हो रहा है किस रेशियो में, उसका आधा इंफॉर्मेशन उसने दिया। आफ्टर हाउ मच टाइम बी जॉइन द बिजनेस, कितने समय बाद बी ने बिजनेस ज्वाइन किया। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, प्रॉफिट पूछा है कि इन्वेस्टमेंट पूछा है कि टाइम पूछा है। अगर तुमको टाइम पूछा है तो तुम्हारे पास जीवन में दो चीजों की कमी है, क्या, प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट। तो अगर प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट निकाल लिए तो तुम्हारा टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, नहीं दिया है ना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इतना के साथ शुरुआत के वाज जॉइन बाय बी आफ्टरवर्ड। इन्वेस्टमेंट तो दे रखा है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। टाइम पूछा है, प्रॉफिट आधा दे रखा है। तो हमको पता है जो चीज वो काम हम लोग पहले कर लेते हैं कि प्रॉफिट का रेशियो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो। ठीक है, तो अपना काम हम लोग शुरू करते हैं। इधर रखते हैं किसको, ए, और दूसरा कौन है, बोला है ना बी, कहाँ बोला है बी। ठीक है, तो ए और बी। तो हम लोग प्रॉफिट का रेशियो पहले से जानते क्या है, 2:x है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्या है यहाँ पे, 22,000 बोल रहा हूँ सॉरी, 2250 है, और इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, 2700। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये बात देखो, इफ द प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द, इसका मतलब क्या हुआ, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया इसने, 1 साल। तो यहाँ पे इंटू 12 लिख दूं, किसी को प्रॉब्लम इस बात से, नहीं लिखो, अच्छा इधर इधर बाहर निकलने दो उसको, निकलो एक एक करके, सब निकलो, निकलो एक एक करके, चारों निकलो। मैं बैक बेंचर था, तू मेरे साथ बैक बेंचर मत बन, इधर इधर बैठ जा, एक एक करके निकलो। ये सब मेरे साथ नहीं चलता, बाहर आ, इधर उधर से निकल, उधर से निकल, निकल जल्दी निकल, तेरे लिए सब वेट कर रहा है, निकल उधर से। लेके आ नोटबुक, लेके आ, पेन भी लेके आ। देखो स्पेशल चेयर देता हूँ, इधर आ, देखो माइक का मैं मौका दे रहा हूँ, इधर आ, बैठ। यहाँ से अच्छा कमेंट पास करेगा, माइक में भी जाएगा। अच्छा, मेरे को पता है ना, मैं भी बैक बेंचर था, टू डोंट वरी। ठीक है, करें, शुरू करें। अब बताना क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, एकदम पास से दिख रहा तेरे को। शुरू करें, हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग टाइम डिस्कस कर रहे थे। मतलब यहाँ पे 12 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है ये शुरू से अंत तक था पैसा इसका इन्वेस्टेड। ठीक है, इसके कितना टाइम के लिए इन्वेस्टेड था मुझे नहीं पता, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो टी टाइम। ठीक है, अब देखो ये जितने समय के लिए भी था, ये दोनों इक्वल है ना, दिस इनटू दिस, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस 2 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। ये बात समझ में आया कि नहीं, मैं जो बोला। यहां पे तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्लियर है, और इसका वैल्यू 2 यूनिट्स दे रखा है, क्लियर कट है ना। लेकिन यहां पे इन्वेस्टमेंट दे रखा है, टाइम नहीं मेंशन किया, तो इसने हमने टाइम दिया, और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, इसको। किसी को डाउट है यहां पे तो बताओ, टी क्या है, इसका टाइम है, ये कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, किसने, बी ने। क्योंकि हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता ये शुरू से इन्वेस्टेड था, तो पूरे साल तक इसका पैसा इन्वेस्टेड था, 12 महीने तक। समझ में आया, आगे बढ़े। अब देखो हमारा काम क्या है कि इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने का। सिंप्लीफाई करें, एक जीरो काटे, एक जीरो काटे, और कुछ काट सकते हैं,
3 से कट कर रहा हूँ मैं इसको, 270 कितना 90 हो गया, और कुछ कटेगा 225 से 210 15 और कटेगा कितना 70, 3 से कट कर रहा हूँ मैं 21 7 और 5 से भी हो रहा था ना, तो चलो 5 से करता हूँ, 5 से हो रहा है तो 15 से भी होगा, 15 से करता हूँ ना, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 ये कितना 6 बार, अभी भी कटेगा, ये कितना 5 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, तो ये सिंप्लीफाई होके रेशियो हो गया 5:2T। अच्छा सॉरी ये 4 बचा हुआ था ना, 5 4 यहाँ पे 5 4 20 हुआ, हाँ तो फिर से काट देते हैं, 2 और 20 कट करके हो गया 10:T, 1T बोलो T बोलो जो भी तुमको अच्छा लगे। ये बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का वैल्यू 10 है, तो x का वैल्यू 2 का वैल्यू ये है 10, ये बात समझ में आ रहा है? तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो x यूनिट का वैल्यू, अच्छा x यूनिट इधर दे रखा है ना, 1 मिनट, if the profit at the end of the year were divided in the ratio 2:x, after how much time B joined the business, नहीं 10 हो गया, T हो गया, नहीं एक उल्टा दे दिया लगता है, रेशियो x:2 देना चाहिए था, 2700 देख तो, words by the profit we have divided in the ratio this, after how much time we joined the business, किसने कितने टाइम के बाद इसने ज्वाइन किया, ठीक है ना, A began with the business इतना and was joined by B after by B with इतना, B से इतना, नहीं क्वेश्चन में लोचा हो गया है, कहीं पे गलती हो गया क्वेश्चन में थोड़ा सा, ठीक है, नहीं तो क्योंकि ये इसी रेशियो में चलता रहेगा, 10:2 क्या दिखा रहा है ऑनलाइन, क्वेश्चन गलत है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है ये रेशियो उल्टा होना चाहिए था, 2 पेज का आंसर बता रहा है, क्या दिखा रहा है 2:1 बता रहा है, x नहीं है, वही बोला ना क्वेश्चन में गलती है, इसको 1 कर दो, रुक जा, इसको 1 कर दो, थोड़ा सा वही बोला था, प्रिंटिंग एरर है, 2:1 करो इसको, ठीक है, अब हो जाएगा, टू इज टू 1, ठीक है, इससे अब पता चल जाएगा, ये 2 यूनिट कितना 10 के बराबर है, मतलब 1 यूनिट 5, तो ये 1 यूनिट किसके बराबर होगा, यहाँ पे 5 के बराबर होगा, ये बात समझ में आया क्या, तो 10:5 क्या होगा कटेगा, तो 2:1 होगा, तब इसी के बराबर होगा ना 2:1, बात समझ में आ रहा है ना, तो t का वैल्यू हमने 5 मंथ्स निकाला, लेकिन ये आंसर नहीं है, 5 मंथ्स तक वो इन्वेस्टेड था, क्वेश्चन में क्या पूछा है, आफ्टर हाउ मच टाइम बी जॉइन द बिजनेस, वो 5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, बट वो ज्वाइन कितने टाइम बाद किया था, अगर 12 महीने से वो 5 महीने ही इन्वेस्ट किया है, तो कितने महीने बाद वो आके ज्वाइन किया है, 7 महीने बाद, ठीक है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं 12 - 5 टाइम इक्वल टू 7 मंथ्स, ठीक है, 7 मंथ्स, ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बता देता हूँ, देख ये तो हमारा प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रेशियो इनटू टाइम है, ये तो क्लियर कट है, हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर किया ए का भी, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम किया बी का भी, इसका इन्वेस्टमेंट इतना, टाइम कितना 12, ये हमने खुद से लिया क्योंकि 1 साल के लिए इन्वेस्टर था,
तो हमने एक ईयर नहीं लिखा, देखो ये भी एक नोटिस करने वाली बात है, हमने ईयर में नहीं लिखा, मंथ्स में लिखा। क्यों? क्योंकि आंसर हमारा मंथ्स में था, ठीक है। तो इसलिए मैंने 1 ईयर की जगह 12 मंथ्स किया। यहाँ पे 12 मंथ्स किया, यहाँ पे कितना टाइम के लिए इन्वेस्टेड है? देखो यहाँ पे हम लोग ये नहीं डाल सकते वो कितने महीने बाद आया, यहाँ पे हम लोग वो डाल सकते हैं कि वो कितने महीने के लिए इन्वेस्टेड था। बात समझ में आ रहा है? उसका पैसा कितने टाइम के लिए काम कर रहा है ये हम लोग यहाँ पे टाइम में डालते हैं, ये नहीं डालते कि कितने महीने बाद वो आया। उससे हमको फर्क ही नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि उसका पैसा कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड था, वही डिटरमाइन करेगा कि प्रॉफिट कितना उसको देंगे। करेक्ट? तो इसलिए हमने यहाँ पे टाइम नहीं पता था, इसको टी पकड़ा, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हुआ, रेशियो सिंप्लीफाई होके रेशियो आ गया 10:T, और प्रॉफिट का रेशियो क्वेश्चन में 2:1 होना चाहिए। तो वो 2:1 प्रॉफिट का रेशियो और इसका रेशियो भी बराबर होना चाहिए, है ना, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, ये 2 रिप्रेजेंट करेगा 10 को, तो 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसको। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से हमको पता चल गया ये 10 है, तो ये होगा 5। तो 5 मंथ्स के लिए उसका इन्वेस्टेड था, तो कितने मंथ्स के बाद वो आया इन्वेस्ट करने? साल भर हो गया ना यहाँ पे, तो 7 महीने बाद आया होगा, तभी 5 महीने के लिए उसका पैसा इन्वेस्टेड था। समझ में आया? समझा? किस चीज का रेशियो निकाला? हाँ। हम्म 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 ठीक है। क्यों किया 5 क्यों माइनस? कैसे पता चलेगा 5 क्यों माइनस किया? 5 ये क्या बता रहा है? ये 5 नहीं, ये 5 क्या बता रहा है? हाँ, इन्वेस्टमेंट का टाइम है, कितने बाद ज्वाइन किया ये नहीं बता रहा, ठीक है। आई आई और एक चेयर खाली वो कमेंट मारता है पीछे से नहीं नहीं, ठीक है, जा तू जा, बैठ जहाँ पे बैठा हुआ था नहीं नहीं, ठीक है, जा, कमेंट मत मार। हाँ मुझे पता है क्या मारा। बढ़े आगे, समझ में आया ना कैसे हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फिर पीछे जाके बात करेगा, फिर यहीं पे आएगा। इस बार चेयर दिया था, उस नेक्स्ट टाइम वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बात मत करो, पढ़ने आए हो पढ़ो, और ये इन्वायरमेंट का फायदा उठाओ, ठीक है। ये इन्वायरमेंट बार बार नहीं मिलता है। हम्म हाँ ठीक बोला, कर सकता है। पहले मैं तो पढ़ लूँ, मैं तो पढ़ा ही नहीं देखो, A, V and K become partners in a business by investing money in the ratio, this इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी दे रखा है, ठीक है। 3 चीज पिलर पे है हमारा चैप्टर, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट रेशियो दे रखा है। उसके बाद बोला नेक्स्ट ईयर दे इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट बाय दिस मच एंड दिस मच रिस्पेक्टिवली, इन व्हाट रेशियो शुड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। टाइम भी दिया है, लेकिन देखो टाइम दे के भी कोई फायदा नहीं है उसका एक तरह से। क्यों? क्योंकि सबका टाइम तो सेम है ना, तो टाइम यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं प्ले कर रहा। क्या फैक्टर ओनली रोल प्ले करेगा? इन्वेस्टमेंट, और वही इन्वेस्टमेंट क्या डिटरमाइन करेगा? प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि टाइम यहाँ पे सेम है सबके लिए। समझ में आ रहा है? तो मैं इस बात को लिखता हूँ, ए वी एंड के
क्या हो सॉल्व कर रहा है तो देख इधर अभी ए वी के, ठीक है। अब इन्होंने इन्वेस्ट किया कितना, 5, 7 एंड 6। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता अगर 1 साल का बात होता। तो किसी को कोई डाउट है इस बात में जो मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता अगर 1 साल का अगर हम लोग बात करें। अब देखो लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, इसको कुछ परसेंट बढ़ा है, इसको कुछ परसेंट बढ़ा है, इसको कुछ परसेंट बढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग इस बात को ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसमें परसेंटेज बढ़ाना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 को कितना 26% बढ़ाना है, फिर कभी इसको 20%, इसको 15%, तो कैलकुलेटिव हो सकता है। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन को मिनिमम करने के लिए, सही बोला, 500, 700 और 600 इतने पैसे इन्वेस्ट किए। बट मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि ये एक रेशियो है। रेशियो कभी भी मल्टीप्लिकेशन अगर सब नंबर्स को करने से या डिवाइड करने से चेंज नहीं होता। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये कट के फिर से 5:7:6 हो गया। बात समझ में आया ना? तो इसीलिए किसी भी रेशियो को हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड, तो वो चेंज नहीं होता। बात याद रहेगा। लेकिन क्या नहीं कर सकते उसके साथ? प्लस माइनस नहीं कर सकते। अगर उसके साथ तुम प्लस माइनस करने गए तो वो क्या अलग रेशियो हो जाएगा। तो प्लस माइनस इज स्ट्रिक्टली क्या फॉरबिडन, मतलब मना है अनलेस स्पेशल कंडीशन हो, ठीक है। तो मैंने इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो को 500, 700 और 600 इस रेशियो में कर दिया। अब वो कहना चाहता है कि नेक्स्ट ईयर क्या किया उसने, कितना बढ़ाया, 26%। इसका 26% कितना होगा? 130। सही बोला। कैसे निकालते 26%? 1% निकालो, उससे 26 से मल्टीप्लाई कर दो। 26% क्या है? 1% 26 बार। इसका 1% क्या है? देखो 10% निकालने के लिए यहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अगर डाल दिए तो 10% हो जाएगा। 1% निकालना है तो 2 जंप करना होता है ना। 1% क्या होता है? 1/100। तो इसमें 2 जीरोज होते हैं, तो तुमको यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे तुमको लेके आना पड़ेगा पॉइंट। बात समझ में आया? तो 500 का 1%, 2 जीरोज यहाँ पे जंप करके इधर लेके आएंगे तो 5 होता है, ठीक है। 500 का 1% होता है 5, तो 26% कितना होगा? 26 इंटू 5 कितना? 130। तो 130 इसको बढ़ाना होगा तो प्लस 130, ठीक है। 1 मिनट, ये थोड़ा 500 प्लस 130 होता है 630। देखो पहले ईयर का 500, नेक्स्ट ईयर में 130 नहीं था, 500 प्लस 130 था। लैंग्वेज को पढ़ो। ये नहीं बोला कि उसने सेकेंड ईयर 26% इन्वेस्ट किया, उसने बोला नेक्स्ट ईयर उसने इंक्रीज किया 26%। बात समझ में आ रहा है? तो वो 126% हो गया। तो पहले जो इन्वेस्ट कर रहे थे 500 वो तो रहेगा, प्लस 26% वो 130 होगा। ये बात समझ में आया ना? नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर बोल रहा हूँ, सेकंड वाले वी के साथ क्या हुआ? इसको 20% बढ़ाना है। 10% के 10% क्या होता है? 1/10। 10% मतलब होता है 1/10। 10/100 होता है ना, तो 0 0 कट गया तो बच गया क्या? 1/10। इसमें एक जीरो है तो एक डेसिमल हम लोग लेफ्ट में ले जाते हैं, तो 70 जो होगा ना, 70 ये होगा 10%। तो 20% कितना होगा? 140। तो इसमें 140 और ऐड करेंगे, किसमें? 700 में, तो हो गया 840। 15% निकालना है, इसका 10% कितना होगा? 60। 10% अगर 60 है तो उसका आधा होता है 5%, तो 5% कितना होगा? 30। तो टोटल कितना हो गया? 15% 90, तो प्लस 690। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया 2 साल बाद। बस यही हमारा, ऑल्सो दिस इज प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि टाइम कांस्टेंट था। तो ये हो गया 500 प्लस 1130, ये हो गया 1130 है ना, 1540, ये हो गया
1290। सिंप्लीफाई करें इसको और कट करते हैं। हाँ बता, क्या बोल रहा है? 630 को, हाँ तो सिर्फ 630 लिया, वो गलत होगा। क्यों पता है? ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर है, दोनों चाहिए हमें। फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है। क्योंकि दोनों साल पे डिपेंड करता है ना तुम्हारा प्रॉफिट कितना मिलेगा, एक साल पे थोड़ी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया 113, 154 और 129। कुछ कटने वाला है क्या? लग नहीं रहा। ठीक है, तो हमें पता क्या करना है, इन व्हाट रेशियो शुड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सिर्फ सेकेंड ईयर का पूछा है क्या? ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर सिर्फ पूछा है यार, मुझे लगा पूरे 2 साल के लिए पूछा है। ठीक है, ये किसके लिए है? पूरे 2 साल के लिए है, लेकिन इसमें क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए, ये बोला है क्या? इसको सिंप्लीफाई करो तो कटेगा क्या? कट रहा है, कितने से कट रहा है? 113, 17 से कटता है और एक 17 से कट रहा है, नहीं नहीं आ रहा है क्या? फर्स्ट वाला कट रहा है 20, अच्छा 630 वाले से कट रहा है। ये प्रॉफिट रेशियो जो है बोथ ईयर्स कंबाइंड का है। ठीक है, ये हमने नहीं निकालना था, हमें सिर्फ सेकेंड ईयर का चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला इन व्हाट रेशियो शुड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर का बोला है, होल प्रॉफिट का नहीं बोला है। ठीक है, तो ये और भी सिंपल क्वेश्चन हो गया, इतना भी नहीं करना था। ठीक है, 500, 700 और ये 600 नहीं रहेगा। सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट, ऐसा लिख लो। फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सेकेंड ईयर का। ठीक है, इसको हमने इंक्रीज किया जितना परसेंट बोला था, इसको भी वैसा किया, इसको भी वैसा किया। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट रेशियो ही ऑल्सो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट रेशियो होगा। ठीक है, तो इसको कट करते हैं, किससे कटेगा? 21 से कट रहा है, 3, 4 और 21 से वो तो नहीं कट रहा, अच्छा 3 से कट रहा है ना। ठीक है, 3 से कट रहा है तो 21, 3 से कटेगा तो 28 और 3 से कटेगा तो 23। मैच कर रहा पहला? ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन और सिंपल था। हमने क्या किया, दोनों साल का कंबाइंड निकाल रहे थे, लेकिन कंबाइंड नहीं चाहिए, उसमें बोला है सिर्फ क्या, प्रॉफिट एंड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, सिर्फ सेकेंड ईयर का चाहिए। ठीक है, तो उसका रेशियो ये होगा, सिर्फ हमने सेकेंड ईयर का ही लिया, ये फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का कंबाइंड कर देंगे अगर कंबाइंड करने को बोला तो। ठीक है, लिखो इसको, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। चले, लिखना हो गया सबका? कर सुमित, कर लास्ट वाला, थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन कर। अच्छा यही लास्ट है क्या? ठीक है, तो एक दो पॉइंट डिस्कस कर ले, वहाँ पे मैंने डाल रखा है। डन, देखो ये पॉइंट डिस्कस करना है, रुक जा। थ्योरी हमने समझने के लिए ये जो 5 क्वेश्चंस थे वो कर लिया, अब हम लोग एक्चुअल क्वेश्चंस में चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये थ्योरी डिस्कस करना ज़रूरी है।
बात नहीं, क्या यार तुम लोग छोटी बच्चियों की तरह बात करते रहते हो। घूमता हूँ तो है चुप हो जाते हैं। ए, सुमित, कौन बात कर रहा है? तेरे को मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ बताने को मेरे को। अमन ना, यहाँ पे आना तेरे को। अमन, अभी तो करेगा ही सॉल्व। देखो क्या बता रहा हूँ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इनटू टाइम का रेशियो, ये तो हमने डिस्कस किया। उसी तरह इसी चीज को घुमाना है। अगर इन्वेस्टमेंट पूछे तो ये टाइम क्या होगा, प्रॉफिट रेशियो के नीचे चला जाएगा, तो प्रॉफिट रेशियो डिवाइडेड बाई टाइम रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट रेशियो। उसी तरह अगर टाइम रेशियो पूछ दे तो टाइम यहीं पे रहेगा, इन्वेस्टमेंट को दूसरे साइड भेज देंगे तो वहां पे जाकर डिवाइड होगा, तो होगा क्या, प्रॉफिट रेशियो डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट रेशियो, दैट इज अवर टाइम रेशियो। सिंपल है। अब देख, एक्टिव और वर्किंग पार्टनर का डेफिनेशन सुनो। अ पार्टनर हु नॉट ओनली इन्वेस्ट मनी बट ऑल्सो take part in the business activities for which he draws a defined salary or gets some shares from profit before its division is called an active partner. इसका मतलब ये हुआ, मान लो मैं और तुम एक कोचिंग सेंटर खोलते हैं, ठीक है, तुमने बस पैसा डाला और गायब हो गया, और मेरे को डेली का काम करना पड़ रहा है वहाँ पे, तो ये क्या फेयर है कि इन्वेस्टमेंट और टाइम के अकॉर्डिंग पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? मैंने तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा हूँ डेली बेसिस में, तुमने इन्वेस्टमेंट किया इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसका तुम गायब हो, तो तुम हो गए स्लीपिंग पार्टनर, मैं हो गया एक्टिव पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर कभी कभी क्या कर सकता है ना, वो ये कंडीशन डाल सकता है कि जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें से ऊपर से मुझे पहले 10%, 20%, 5% जो भी चाहिए वो दे दो। बात समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी कभी ऐसा कंडीशन डाल सकता है कि जो भी पैसा आ रहा है उसका मुझे इतना परसेंट निकाल के दे दो, रिमेनिंग पैसा को हम लोग इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो उस समय ये डेफिनेशन पता होना चाहिए एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर का भी मतलब समझ गए। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। और क्या है, पॉइंट टू रिमेंबर व्हाट मैटर इन दिस चैप्टर इज हाउ यू इन्वेस्ट, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज लेफ्ट, नॉट हाउ मच यू हैव टेकन आउट। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये भी समझना देखो जरूरी है। देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये है कि मान लो तुमने कुछ पैसा डाला, उसके बाद तुमने कुछ उसमें से पैसा नेक्स्ट ईयर निकाल लिया, ठीक है, तो ये नहीं मैटर करेगा कि तुम पैसे कितने निकाल रहे हो, मैटर क्या करेगा कि कितना पैसा तुम्हारा अभी भी इन्वेस्टेड है। ठीक है, मैंने क्या बताया, एक क्वेश्चन हमने पहले किया था टाइम वाला जिसमें हमें निकालना था, उसमें क्या था कि तुमने कितना समय बाद आके क्या किया, ज्वाइन किया बिजनेस को। उसमें था ना 5 और 7 वाला क्वेश्चन था ना, एक 5 मंथ्स हमने निकाला था, वो 5 मंथ्स के लिए वो इन्वेस्टेड था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो कितना टाइम पहले चला गया, कितना टाइम बाद वो ज्वाइन किया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इन्वेस्टेड कितने टाइम के लिए था, या इन्वेस्टमेंट कितना टाइम उसने डाल के रखा है। बात समझ में आ रहा है? कितना निकाल लेते हो पैसा वो मैटर नहीं करता हमारे लिए, कितना बचा हुआ है उसमें इन्वेस्टमेंट में वो मैटर करेगा सिर्फ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे जिसमें पैसे विड्रॉ होने लगते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी आस्ते आस्ते बढ़ाएंगे, तो उस समय ये बात को याद रखना कि पैसा जो निकाल लिए डजेंट मैटर, इन्वेस्टेड जितना है उसके पीछे ध्यान देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। पहला क्वेश्चन, अभी हमारा पूरा थ्योरी कंप्लीट है और तुमको कुछ जानने का जरूरत नहीं इस चैप्टर में, अब तुमको क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, all that you required have already let it known to you। ठीक है, शुरू करते हैं अब क्वेश्चंस करना। थ्योरी हमारा पूरा कंप्लीटेड है, थ्योरी भी हमने थोड़ा कुछ क्वेश्चंस को यूज करते करते ही समझा है, तो ये भी उसका पार्ट समझो। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, थ्योरी अब वैसा जरूरत नहीं है। कीजिए, क्या आता है ऑप्शन? बी फॉर बॉल। चलो देखिए, बाकी का बताओ। प्रज्वल बोला क्या आंसर? अच्छा, क्या नाम बताया था तुम, मैं भूल गया। शुभम, ठीक है, शुभम इज सेइंग बी। बाकी बताओ।
बताओ जल्दी, समझ में आना थ्योरी? दिख तो रहा है यार तुमको। 36, अच्छा अच्छा मैं भी पढ़ लूँ पहले। ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग दिस मच, 4 महीने बाद बी जॉइंड विथ हिम सम इन्वेस्टमेंट, 4 महीने बाद, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड बिटवीन दिस, हाउ मच कैपिटल वाज इन्वेस्टेड बाय बी इन दिस बिजनेस, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा था बता फिर से। हाँ सही बोला, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड है वो मैटर करता है, कितने टाइम बाद आए डजेंट मैटर। उसके बाद बोला आगे 8 महीने। हाँ कनेक्ट करने का रेशियो, हाँ उससे कनेक्ट करके निकाल लेंगे। हाँ सही जा रहा है, कर उसको। आंसर कितना है देख। बच्चा ट्राई करो, लिखोगे तभी कुछ दिमाग में नर्व्स आपस में कनेक्ट करके तुमको आंसर की तरफ ले जाएंगे। लिखोगे ही नहीं, खाली सोचोगे क्वेश्चन को लेके, तब नहीं होगा। कितना है तेरा? बी ऑप्शन, अच्छा। 2 जन का आया, तेरे को समझ में आ रहा है तो कर। पेन चलाओ, खाली क्वेश्चन देखने से नहीं होगा। ढाई मिनट गया, करते हैं। देखो काम वही है, राकेश मुकेश होता रहेगा, अंदर में सेम चीज रहेगा। क्या कि प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रेशियो इनटू टाइम का रेशियो, ठीक है। क्या है उसके बाद बोला इसने इन्वेस्ट किया 36,000, दूसरे ने कितना इन्वेस्ट किया नहीं बताया। चलो मान लो ऑप्शन में देखो, एक बार ऑप्शन में नजर डालेंगे, इसमें भी 1000 में है, ठीक है। तो हम लोग 36,000 की जगह सिर्फ 36 लेंगे। किसी को प्रॉब्लम इस बात में? मैंने देखा ऑप्शन में भी 1000 में है, इसने भी 1000 में इन्वेस्ट किया है ना। 1000 में मतलब क्या 3 3 जीरो है, तो मैं सिर्फ 36 लूंगा। ए है और कौन है दूसरा बंदा? बोला है क्या? बी, बी बोला है। चलो ए और बी है, ठीक है। ए ने इन्वेस्ट किया 36, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? 12 मंथ्स के लिए। क्यों लिखूं मैं 12 मंथ्स, 1 ईयर क्यों नहीं लिखूं? क्योंकि यहाँ पे मंथ्स बोला ना, उसके बाद दूसरे में तो मंथ्स में ही चलेंगे, ठीक है। बी ने कितना इन्वेस्ट किया पता नहीं, लेकिन एक्स लिख देते हैं उसको। कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया बी ने? कैसे? 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, और साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 महीने हटा देता हूँ तो बच गए। 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। ये जो तुमको देगा ये किस चीज का रेशियो है? अब बताओ किस चीज का रेशियो है ये? अब ए और बी का किस चीज का रेशियो है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, टाइम का रेशियो या प्रॉफिट का रेशियो है? तीन ही जन है यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। सवास गलत आंसर। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हुआ है, प्रॉफिट रेशियो है ये। तो यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो भी दे रखा था ना, 9:7। तो ये 9:7 इज इक्वल टू, बात मत कर, 9:7 is equal to this ratio, because this is also profit ratio and this is also profit ratio and both of them are क्या? इक्वल। तो बोलो इक्वल है दोनों, तो इसीलिए हम लोग क्या इन दोनों का आपस, ये दिस इज इक्वल टू दिस बोल सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू दिस बोल सकता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम इस बात से? तो इसको कट करते हैं ना,
कुछ कटेगा? 8 से कट रहा है ना, 4 से कट रहा है तो 8 से ही कट जाएगा, 4 से कट रहा है तो ये 3, फिर 2 से कटेगा ये 12। कैसे काटा समझ में आया ना? 4 से काटा तो यहाँ पे 2 बचा, फिर 2 को काट कर दिया इस यही तो। छत्तीस कितना 2 से कट किया? 18। ठीक है, समझ में आया ना? यहाँ पे रेशियो कन्वर्ट होके क्या होगा? 18 3 जा 54:x, या फिर बोलो 1x, जो भी चाहो। मतलब ये 9 जो है इसके बराबर है और ये 7 जो है x के बराबर है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी तो थोड़ा बहुत लेट आया क्लास में, थोड़ा जल्दी आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। वीडियो लेक्चर अपलोड होगा वो देख लेना, स्टार्टिंग का थोड़ा थ्योरी तरह मिस है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? रेशियो को सिंपली कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये ए का है, ये बी का है, उसी तरह ये भी ए का है, ये बी का है, ये भी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ये प्रॉफिट रेशियो हो चुका है, ये भी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट रेशियो हो चुका है, और ये प्रॉफिट रेशियो दिया ही हुआ था, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू 54, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 9/54 करेंगे तो एक यूनिट का वैल्यू मिल जाएगा ना, 9 यूनिट इक्वल टू 54, तो एक यूनिट का वैल्यू होगा 9 डिवाइड होगा 54/9, तो हो गया 6। तो इस एक यूनिट का वैल्यू होगा 6, तो 9 यूनिट का वैल्यू होगा 54, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? इसका कितना होगा? 6 7 जा 42, 7 यूनिट का वैल्यू होगा 6 7 जा 42, ठीक है। तो इस x का वैल्यू क्या होगा? 42, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या था? हाउ मच कैपिटल वाज इन्वेस्टेड बाय बी इन द बिजनेस, ठीक है। तो इसने 54 किया है तो ये 42 किया होगा, बट इसमें हमारा क्या टाइम मिक्स्ड है ना। ये किस चीज का है? 42 बस इस रेशियो को दिखा रहा है, ठीक है। इससे हम लोग को, अच्छा यहाँ तक लिख लिया ना सबने, इसके बाद थोड़ा लिखना पड़ेगा। अच्छा एक्स ही तो हमने ये इन्वेस्टमेंट पकड़ ली, ये आंसर है ना। फिर एक्स का वैल्यू क्या था? कितना उसने इन्वेस्ट किया है, तो एक्स हमने निकाल लिया एक्चुअली। मुझे लगा कि इसके बाद फिर हमें टाइम का रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा, यही सीधा आंसर आ गया, ठीक है। 7 यूनिट का वैल्यू हमने यूज किया तो एक्स का वैल्यू के बराबर हो गया, तो दैट इज 6 × 7 42, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर बी 42,000। इसके बाद और इसको डिफिकल्ट बनाना होता तो क्या करता पता है? कि पूछ देता कि अगर x का टर्म्स में पूछ रहा है उसके लिए 2 ईयर का अलग अलग मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको इतना ही तक सिंपल रखते हैं। जब इंक्रीज होने लगेगा ना इन्वेस्टमेंट, तब थोड़ा इसको ट्रिकी बनाया जा सकता है, वो पूछा नहीं है। सिंपली पूछा है कि इसने कितना इन्वेस्ट किया, उसको हमने x पकड़ा था और 42 निकल गया, ऑप्शन बी, ठीक है। लिखो और उसके बाद आगे बढ़ते। डन, सेकेंड हो गया, कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं, क्वेश्चन 2 सी आया इसका आंसर। अच्छा इसमें तो सीधा दे रखा है, देखो 3 पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयर कर रहे थे इन अ बिजनेस इन द रेशियो 8:7:5। ये किस चीज का रेशियो है 8:7:5? किस चीज का रेशियो 8:7:5? बहुत अच्छा, गलत आंसर, प्रॉफिट का रेशियो है। पढ़ तो नहीं, कहाँ लिखा है 8:7:5? उसके बाद सेकंड वाला नहीं, मेरे साथ तो रहो कम से कम, मैं फर्स्ट लाइन में था, तुम सेकंड लाइन में मत जाओ। प्लस यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है, मतलब डेटा यहाँ पे रुकता है, सेंटेंस यहाँ पे रुकता है। तो 8:7:5 प्रॉफिट रेशियो है। उसके बाद दे इन्वेस्टेड द कैपिटल्स फॉर दिस मच टाइम, 7 8 और 14 महीना। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स पूछा है, कैपिटल्स मतलब किस चीज का रेशियो पूछा है?
इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है। बात समझ में आया? बताओ क्या समझे, क्या समझे, क्या दिया है, क्या मांग रहा है? तीन ही चीज है। क्या क्या दे दिया है? और शाबाश, सही बोली क्या? गलत। सीधा बैठ। बैग का गलती नहीं है, तू उधर अलाइन कर रही है, सो रही है मुझे लग रहा। नींद पूरा करके आया तो ध्यान दो। इसमें दे रखा है, देखो तीन चीज का ही है चैप्टर। पूरा अरिथमेटिक तीन ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट रहेगा, ए बी सी। हमेशा क्या होगा, बी सी दे देगा तो ए पूछेगा, ए बी दे देगा तो सी पूछेगा, ए सी दे देगा तो बी पूछेगा, यही चलता रहेगा, राकेश मुकेश होता रहेगा। अंदर का कॉन्सेप्ट यही है, ए बी सी वाला। दो चीज दिया हुआ है, तीसरे चीज का वैल्यू खोजो। क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट पूछा है, टाइम दे रखा है, क्या है 7, 8 एंड 14, और प्रॉफिट प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है कितना, 8, 7 एंड 5। हमको इन तीनों का रिलेशन क्या पता है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो टी को उसके साथ क्या करूं, डिवाइड कर दो, है ना। दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो इन्वेस्टमेंट होगा 8/7, 8/7 इज टू 7/8 इज टू 5/14। ये कहाँ से आया, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर में प्रॉफिट है, नीचे में टाइम है। प्रॉफिट बाई टाइम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये चीज हमने डिस्कस किया था। कहाँ गया वो? हाँ ये था, ये था ना, ये वाला। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो बाई टाइम का रेशियो। बात मत कर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर टिक करेंगे। यहाँ तक समझ में आया ना, किसी को डाउट नहीं है ना? अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। कभी भी इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, पूरा तुम्हारा मैथ्स के लिए। तुमको क्या हमेशा डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम होगा, नीचे में जो वैल्यूज आ जाते हैं वो तुमको देख के कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। तो हमेशा क्या करना है, डिनोमिनेटर को हटाना है, तुम्हारा आंसर दिखेगा तुमको सामने। डिनोमिनेटर कैसे हटाते हैं, एलसीएम लेके सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो तो बदलने नहीं वाला, क्योंकि सब एक ही नंबर से अगर सबको मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा। सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने से रेशियो नहीं बदलता है, रेशियो बदलता है प्लस माइनस करने से सिर्फ। याद रहेगा ये बात। तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि सब में डिनोमिनेटर हट जाए, तो वो एलसीएम होगा। एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर जो इसके मल्टीप्लिकेशन, इसके मल्टीप्लिकेशन और इसके मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलसीएम। एम का मतलब होता है मल्टीपल, है ना। तो सोचो कि मल्टीप्लिकेशन टेबल में आता है किसका, 14, 8 और 7 का। क्या होता है एलसीएम इन तीनों का, कितना, 56 होता है इसका एलसीएम। तो सिंपली सबको 56 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला हट जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इनटू एलसीएम विथ ऑल, तो ये रेशियो कन्वर्ट होके हो जाएगा। 56 से कटेगा 7, 56 यहाँ पे सोचो कि 56 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 56 कटा 7 के साथ क्या बचा, 8, तो 8 इंटू 8 64। 56 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हुआ, 8 के साथ कटेगा तो बचेगा क्या, 7, 7 7 सा 49। 56 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, 14 के साथ कटेगा, कितना बचेगा, 4, 4 5 सा 20। अब तुमने नोटिस किया कि सारे डिनोमिनेटर जा चुके हैं। ठीक है, कैसे ये काम करते हैं, एलसीएम निकालो, सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर अपने आप गायब हो जाएगा। हर क्वेश्चन में देखोगे जहाँ पे डिनोमिनेटर आता है, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, हर एक चैप्टर में ये काम करना होता है हमें। ठीक है, कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग करते हैं। तो हमारा ये आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो 64:49:20 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। पेन पेपर उठाओगे तो तुम क्या करोगे, पहली बार एग्जाम हॉल में बस ये लिखोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड लाइन में तुम ये लिखोगे और
टिक करोगे, बस पहला अगर मैच कर गया तो उसी समय टिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे पहला रेशियो ही सबका अलग अलग है, ठीक है। 64 अगर मैच करते हैं तो 64 के साथ हम लोग चले जाते हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं फिर। इसका आंसर आया, टोटल प्रॉफिट वाज 19,950। देखा, अब मैंने पकड़ कैसे लिया कि डेटा मिसिंग है, क्योंकि थ्योरी तुम्हारा ठीक है, तुमको पता चल जाएगा कि क्या मिसिंग है ना। तो कहाँ पे लिखना है इस लाइन को, एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पे लिखना है इस लाइन को। यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, इस लाइन को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एट द एंड ऑफ द ईयर कॉमा द टोटल प्रॉफिट was 19,950। अमन तेरा आवाज आ रहा है, ठीक है। क्या बता रहा हूँ, टोटल प्रॉफिट में से इसको 7,600 मिला है, टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में बताना चाहिए था, ठीक है। नहीं तो हम किसी रेशियो के साथ कनेक्ट करेंगे ना इसको, तभी तो आंसर आएगा। वो रेशियो निकालने के लिए हमें कुछ और एक एक्स्ट्रा डेटा चाहिए। तो 19,950 ये प्रॉफिट था टोटल, ये टोटल प्रॉफिट था। इसमें से उसको मिल कितना रहा है, किसको, सी को 7,600। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इस रेशियो को, क्योंकि इस रेशियो के साथ कनेक्ट करने के लिए हमको दूसरा एक रेशियो चाहिए, तभी तो निकाल सकते हैं। इसको कट करते हैं 0 0 और कटेगा 760 है, डायरेक्ट किससे कटेगा, 5 से ही काटेगा। 3 हो गया, 49 हो गया, 45 9 टाइम, फिर 45 9 टाइम, सही कट किया ना, 5 से कट किया 3 बार, 49 9 बार, फिर 45 9 बार। किससे कट रहा, अच्छा 19 से, 19, हाँ 19 से भी कट रहा है ना, 19 से ही काट दो क्या डायरेक्ट। अच्छा 5 से काट रहा हूँ, पहले 5 से काट देता हूँ, ठीक है। 1, उसके बाद 26 में 5 10 2 152, 19 से भी कट रहा था ना, हाँ यहाँ पे दिख रहा है कितनी बार में, 8 बार में कट रहा है, ठीक है। और 19 से यहाँ पे भी कट रहा होगा, फिर कितना 21, ठीक है। तो 21:8 ये आ गया, 21:8। इस देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 21 रुपए का प्रॉफिट होगा तो इसको कितना मिलेगा, उसमें से 8 रुपए मिलेगा, और इस 8 रुपए का वैल्यू दे रखा है 7600, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट रेशियो में पता चल गया, ए, इस देखो इस बात को लिखता हूं मैं, क्या, ए प्लस बी इज टू सी। ये प्रॉफिट रेशियो में पता है क्या, 8, इसमें से अगर मैं रुपए निकाल दूं कितना बचेगा, सी को अगर मैं 8 रुपए दे रहा हूं तो ए और बी के लिए कितना बचेगा, 13 रुपए। कैसे आया, 13 + 8 21 होता है, 21 में से 8 इसको मिल रहा है तो 13 ए प्लस बी को मिलेगा। याद रखना ये ए प्लस बी का है, इतना रेशियो हमें दे रखा है। अब हमें क्या पता है, इस रेशियो को हमें कुछ ना कुछ करके छोटा करना पड़ेगा। करें इसको, कट कर दे किससे, 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है यहाँ पे 3 बार, 8 से कटेगा यहाँ पे 4 3 बार, और ये 14, सीधा 8 से कट गया, सब में से 8 कट कर दिया। समझ में आ रहा है, यहाँ पे कैसे कट किया, अगर डाउट है तो यहाँ पे 4 कट किया, यहाँ पे 2 कट किया, 4 × 2 8 होता है, ठीक है। तो ये रेशियो सिंप्लीफाई होके हो गया 3 × 2 36, 14 × 3 42, और ये हो गया सी।
तो ये हमें क्या दे रहा है 36 प्लस 42 कितना हो गया, ये ए बी सी का है रेशियो, ठीक है। तो ए प्लस बी इस टू सी का रेशियो क्या होगा, ए प्लस बी होगा 36 प्लस 42 78 इस टू सी। 17 का मतलब होता है, सॉरी कितना, ये 13 का मतलब होता है 78। कौन सा कलर चूज करें, चलो इसका मतलब अगर होता है 78 तो मतलब एक यूनिट का, चलो लिख लेता हूँ, 13 यूनिट का मतलब होता है 78, तो एक यूनिट का मतलब होगा 13 उधर जाके डिवाइड करेगा तो 6, एक यूनिट का मतलब 6 है, तो 8 यूनिट का मतलब क्या होगा 8 6 दा, एक यूनिट मतलब 6 8, इसका मतलब 8 6 दा 48 यूनिट, ये क्या होता है 6 इंटू 8, ये हुआ 48। तो सी का वैल्यू हमने निकाल के लिया 48 क्या 1000 ऑप्शन में है, ठीक है। रिकैप करते हैं एक बार क्या क्या हमने किया, ठीक है। हमने इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके रेशियो को पहले लेके आया, सोचो 36 इज टू 42 इज टू सी, तो किसको बता रहा है, नहीं उसको मत बता, तेरा ही आवाज आ रहा है सिर्फ, तू अब इधर आएगा, ठीक है। मैं क्या रिकैप करा रहा था कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके हमने पहले सिंप्लीफाई करके रेशियो यहाँ तक लेके आया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये हमारा किस चीज़ का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है, और इस प्रॉफिट के रेशियो में ए बी सी ऐसे दिया है, सी मतलब ये सी का इन्वेस्टमेंट उसने कितना किया था, ठीक है 1000 में। अब हमको क्या पता है कि टोटल प्रॉफिट ये है, उसमें से मिल रहा है सी को कितना 7600, तो टोटल प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट का रेशियो अगर हम लोग लें तो वो क्या आ रहा था 21:8। कहाँ से आया, इन दोनों को कट करके सिंप्लीफाई करके हम लोग लेके गए 21:8, मतलब इसमें से a प्लस बी को कितना मिलेगा 13 रुपये मिलेगा और c को 8, ये कहाँ से निकाला 21 जो है a प्लस बी प्लस सी का है, तो इसमें से c का 8 रुपये अगर हटा दो तो a और b के लिए 13 रुपये बच जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं a प्लस बी इज टू सी का रेशियो 8 है, तो हमारे पास a प्लस बी इज टू सी का ही रेशियो है, a इज टू बी इज टू सी का रेशियो है ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन का डेटा वैसा दिया ही नहीं। क्वेश्चन के डेटा से हम लोग मैक्सिमम क्या निकाल सकते हैं, a प्लस बी इज टू सी का रेशियो, बात समझ में आ रहा है। तो हमने क्या किया, इस डेटा को भी जो हमने निकाला था उसको भी हमने छोटा कर दिया, a प्लस बी को एक साथ कर दिया और c को ऐसा अलग कर दिया। क्यों किया, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में भी डेटा जैसा था उसके साथ मुझे इसका कनेक्ट करना होता है ना, तभी तो हमारा आंसर निकलेगा। तो a प्लस बी को एक साथ कर दिया तो 36 प्लस 42 78 यूनिट हो गए, और c का हमने वैल्यू c रखा था। तो इस रेशियो और इस रेशियो में क्या है, दोनों का समानता है, इक्वालिटी है ना। तो 13 यूनिट 78 के बराबर है, तो 8 यूनिट कितने के बराबर होगा वो हमें पता करना था। तो 13 यूनिट से हमने एक यूनिट का वैल्यू निकाला, 78 से डिवाइड करके 6 आया, तो ये क्या है c 8 यूनिट के बराबर है, तो 8 यूनिट का वैल्यू इसका आंसर होगा, तो 6 8 48 हमारा आंसर हुआ, ठीक है। ये हमारा पूरा रिकैप हुआ, लिखना हो गया सबका, तो आगे बढ़ते हैं, लिखो फटाफट। लिख लिया, लिख फटाफट लिख। वीडियो जब डालूंगा ना तो उसका थोड़ा थ्योरी देख लेना, तो समझ में आएगा। तुमको समझ में आ रहा है पक्का, बता कैसे हुआ। हम्म सी का प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए, ठीक, उसके बाद 21/8 से क्या बोल सकता है तू,
ए प्लस बी को कितना मिलेगा 21 में से? सी को 8 मिलेगा और हम्म। ए प्लस बी को माइनस करके 13 मिलेगा। हाँ ठीक। फिर ए प्लस बी का 13 और इसका 8, फिर वो सिंप्लीफाई करके 36 42। ठीक है, समझ गए मतलब। करें नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ये था, कितना है इसका आंसर? 3 पार्टनर हैं, ठीक है, ए बी एंड सी, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो दिस। लॉस से डरना नहीं, बस प्रॉफिट होगा तो, अगर लॉस भी होगा तो सबको पैसा बराबर डालने पड़ेंगे, है ना, इसका मतलब बस वही है। इफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग 30% टैक्स इज दिस मच, 1,10,166, इतना क्या होता है? टैक्स देने से पहले इतना प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब प्रॉफिट लोगे तो पहले क्या हटाओगे? टैक्स हटा दोगे, क्योंकि टैक्स तो पहले देना है। बी का शेयर कितना है प्रॉफिट का आफ्टर टैक्स? करेक्ट, सिंपल है। पहले हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, अच्छा टाइम का तो मैटर है क्या इसमें? टाइम का मैटर ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट का रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा। डाउट किस इस बात में? क्लियर कट है, समझ में आ रहा ना? इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे सबका सेम है। अब देखो, तो हम लोग पैसे को डिस्ट्रीब्यूट डायरेक्टली क्या कर देते? 3:4:7 में कर देते, अगर टैक्स नहीं लगता तो, ठीक है। टैक्स अगर लग रहा है तो सिंपली क्या करना है? टैक्स हटा दो। और डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है? जो नॉन टैक्सेबल है। नॉन टैक्सेबल कितना कितना बच जाता है तुम्हारे लिए? अगर 30% चला गया तो कितना परसेंट बचा था? क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होता है ना। उसमें से 30% दे दिया तो 70% बचा था। किसका 70%? 1,10,166 का 70% तुम्हारे पास बचा हुआ है। तो परसेंटेज चैप्टर अगर किया होगा मुझसे तो सिंपली एक लाइन होता है कि जितना परसेंट चाहिए उतना परसेंट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो किसी भी चीज़ को, उतना वो निकल के आ जाएगा। तो अगर तुमको इसका 70% चाहिए तो सिंपली इसको 70% से मल्टीप्लाई करोगे तो 70% वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इंटू 70% किया मतलब इस ये कितना हो गया? 70% ऑफ दिस मच हो गया। बात याद रहेगा। उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पैसा किसको? सी का शेयर पता करना है, सॉरी बी का शेयर पता करना है। तो बी का कितना मिलेगा? 4। कितने में से? 3 + 4 + 7 कितना? 14। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया। सारे स्टेप्स हमने जंप करके सीधा एक लाइन में लिखा है, ठीक है। देखो और ब्रेक डाउन करके अगर बताऊं तो पहला शॉर्टकट ये मारा, हमने वैल्यू नहीं निकाला। देखो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल बच्चे क्या करेगा, वो पहले इसका 70% निकालेगा, ठीक है। 70% निकालने के बाद क्या करेगा, वो 70% 3 + 4 + 7 कितने यूनिट्स हो गए? 14 यूनिट के बराबर है। तो उसको फिर 14 से डिवाइड करेगा और क्या, फिर 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 4 से करेगा। तो ये सब मुझे पता है, सिंपली एक लाइन में अगर हो सकता है तो मैं एक ही लाइन में उड़ा दूंगा, ठीक है। बस अब एक ही जगह मुझे कैलकुलेशन करना है और कोई नहीं करने का जरूरत है। करें इसको। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज सिंबल का मतलब क्या होता है। जो तुमने 70% लिख दिया इसका मतलब क्या है? नीचे में क्या है? परसेंट, परसेंट। दिस इज पर, दिस इज सेंट। सेंट मतलब होता है 100। मतलब इसको अगर सिंबल को हटाना चाहते हो तो नीचे 100 लिखो। बात समझ में आया? कट करें अब, 14 से कट करते हैं इसको, 5 बार में चला जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 20 कट करेंगे, यहाँ पे 5 बचा रहेगा। तो सिंपली इसको 5 से डिवाइड करना है। देख के क्या लग रहा है? दोनों में से एक होना चाहिए। 5 से जैसे डिवाइड करेंगे 11 बचा 2, फिर यहाँ पे 10 बचा 2 2 2, ये रहा आंसर। आगे करने का जरूरत नहीं था। ऑप्शन सी। कैसे किए कैलकुलेशन वो समझना है। बताओ क्या नहीं समझे? 70 डिवाइड बाय 100 क्यों किया? मान लो तुम्हारा बॉडी वेट 60 kg है, ठीक है। मुझे तुम्हारे बॉडी वेट का 70% निकालना है। कैसे निकाले?
इंटू 70 डिवाइड बाई 100 तुमने बोला, ऐसा करते हैं। या फिर मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूँ 70%, 60 इंटू 70% लिख सकता हूँ। या फिर मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ 60 इंटू डिवाइड अगर हो जाएगा तो 0.07। तीन तरह से परसेंटेज को दिखा सकते हैं। मैंने उसमें से एक मेथड चूज किया था पहले 70% लिखने का, फिर मैंने उसको चेंज करके लिख क्या दिया 70/100। मैं उसको डायरेक्ट 0.07 भी लिख सकता था। तीनों एक ही चीज है। अभी समझ में आया? ठीक है। 70% कैसे आया? देखो 70% कैसे है बता, कैसे है? यहाँ पे 70% क्यों लिखा? हाँ तो माइनस किया तो ठीक है, समझ में आया? रुक जा, उसका पूछ, बता फिर से। बट मल्टीप्लाई ही क्यों किया ये पूछ रहा है। 70% देख, एक लाइन याद रखना, तू अगर किसी चीज का 70% निकालना चाहता है तो उसको 70% से मल्टीप्लाई कर दे, निकल के आ जाएगा। तो इसका मुझे 70% निकालना है तो मैं इसको 70% से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे तेरा बॉडी का 50% निकालना है तो मैं तुझे 50% से मल्टीप्लाई करूंगा। 50% लिखूं या 50/100 लिखूं या 0.5 लिखूं, इसको ऐसे खोल के लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा। तीनों में से किसी चीज से भी मल्टीप्लाई कर, तू कैलकुलेटर में देख ले, कैलकुलेटर में करके सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज को तीन तरह से लिख सकते हैं और किसी भी चीज से अगर तुम उतने परसेंटेज को मल्टीप्लाई करते हो तो वो उतना परसेंट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? उसका वैल्यू उतना बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि मान लो मुझे तुमको डबल करना है तुम्हारे बॉडी वेट को, किससे मल्टीप्लाई करूं? इंटू 2 बोला तुमने, लेकिन मैं परसेंटेज में, तुम बता रहे हो कि किस में बता रहे हो? लास्ट वाला है, सही बोला। इंटू 2 तुमने किया, मतलब इस फॉर्म में तुमने मल्टीप्लाई किया। इसी इंटू 2 को इस फॉर्म में लिखते तो 200/100 लिख सकते थे, उसी को इस फॉर्म में लिखते तो लिख सकते थे 200/200%। बात समझ में आ रहा है? तुमने इंटू 2 क्यों किया? मैंने बोला तुम्हारे बॉडी वेट को डबल करना है, तुमने बोला मेरे को इंटू 2 कर दीजिए। मतलब क्या? ये डेसिमल फॉर्म हो गया, ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया और ये सिंबल फॉर्म हो गया, लेकिन तीनों सेम चीज है। बात समझ में आ रहा है? मैक्सिमम लोगों को परसेंटेज का ही क्लियर नहीं रहता है कि परसेंटेज होता क्या है। हर एक नंबर जो लिखते हो ना वो परसेंटेज में रिप्रेजेंट हो सकता है। बात समझ में आया? हर एक नंबर परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। ये मैक्सिमम लोग को पता नहीं होता है, इसीलिए उनका कैलकुलेशन भी वीक होता है और थ्योरी कॉन्सेप्ट्स भी वीक होते हैं। समझ में आया ना? 2 मतलब 200% की तरह सोचो उसको, 3 मतलब 300% सोचो, 1 मतलब 100%। बात समझ में आया? तो हम लोग जो वैल्यू पढ़ते हैं पाई इक्वल टू 3.14, इसका मतलब कितना परसेंट हुआ? कितना परसेंट हुआ ये? 314%, 314% है ये। समझ में आया? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे किया। आगे बढ़े? टाइम हो गया क्या? ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 लकी 5, तब क्या हम लोग बोल सकते हैं कि कम से कम 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किए, है ना? करो फटाफट करो इसको, देखिए कौन सबसे फास्ट कर पाता है। लास्ट क्वेश्चन है, कितना है? क्या बोल रहा है? हाँ वर्किंग पार्टनर वाला है ना, इसी में मजा आएगा ना। हाँ वर्किंग पार्टनर, मैं भी पढ़ लूँ ABC स्टार्ट बिजनेस इन्वेस्टमेंट ये रिस्पेक्टली इज वर्किंग पार्टनर गेट्स बेस्ड ऑन द प्रॉफिट एज अ मैंने इस क्वेश्चन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इफ द मनी रिसीव्ड बाय सी इज इतना व्हाट इज द टोटल। करें इसको, उड़ा देता हूँ फटाफट, तुम लोग लिख लेना। समझ पा रहे हो कि नहीं उसके बाद बताना। देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 55, 65 और 75। इस बात को मैं ऐसे लिखूं,
कटेगा क्या, 5 से कट रहा है 13 और 15, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। टोटल कितना प्रॉफिट होने वाला है, 11 प्लस 13 प्लस 15, ये प्रॉफिट का रेशियो भी है और ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी है। टाइम तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया होगा, है ना। कितना होता है टोटल, 39, तो टोटल 39 यूनिट्स है, ठीक है। इस बात को कहाँ पे लिखूं, 39 यूनिट्स है टोटल। 39 यूनिट्स अगर डिस्ट्रीब्यूट होता तो इसको 11, 13 और 15 मिलता। इसमें से 20% जो है वर्किंग प्रॉफिट निकाल लेगा ये, मतलब जो भी पैसा आने वाला है, जो भी पैसा आने वाला है उसमें से 20% पहले निकाल लेंगे। इसका 20% कितना होगा, 10% होगा 3.9, 10% होगा 3.9। ये कैसे होता है, 10% के लिए एक डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में ले जाते हैं, ठीक है। तो 10% होगा 3.9, तो 20% उसका डबल 7.8 हुआ। ये क्या है, 20% है 6.8 ठीक है, 18 का एक आगे देना था उसको, कोई बात नहीं, हंसने का नहीं, ट्राई तो किया, बाकी ने तो बोला भी नहीं। तो 7.8 क्या होगा, ये हटा देना इसमें से 7.8 हटा देंगे तो बच क्या गया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, रुक जा, 39 माइनस 7.8 हटा देंगे, दिस इज 20%, तो बच क्या गया 31.2, ठीक है। ये इतना अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इफ द मनी रिसीव्ड बाय बी इज 27,000, अगर अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इसमें किस रेशियो में, 11:13:15, ठीक है। अच्छा मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक लाइन में कर देता ना। मैं क्या बोल रहा था कि टोटल 39 यूनिट्स है, 39 यूनिट्स में से 20% चला जाएगा टैक्स में, बच क्या जाएगा 80%, तो 80% को मैं लिख दूँ 80/100। इसमें से सी को कितना मिलने वाला है, 39 में से 13 मिलेगा आउट ऑफ 39, ठीक है। 39 में से 80% का इस पोर्शन उसको मिलेगा, ठीक है। दिस का वैल्यू दे रखा है, रुक जा, 27,000, रुक जा, इफ द मनी रिसीव्ड बाय सी 27,000, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट क्या, बिफोर टैक्सेस या आफ्टर टैक्सेस, अगर कुछ नहीं बोला है तो बिफोर टैक्सेस, अच्छा टैक्स है ही नहीं, सॉरी 20% वो क्या था, टैक्स नहीं था, वो वर्किंग पार्टनर था। तो टोटल कितना है 39 यूनिट्स, ये हो गया आंसर सिंगल लाइन में। अब देखो इसको समझाता हूँ कैसे हमने किया। पहला बात, यहाँ से सोचना शुरू करना, टोटल कितना है, प्रॉफिट 39 है, इसका 80% ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। सी को हमें डेटा दे रखा है, सी के साथ हमको डेटा को कनेक्ट करना है, ठीक है। सी का 27,000 है, तो सी का हम लोग यूनिट में निकालेंगे तभी तो 27,000 के साथ कनेक्ट करेंगे, 27,000 से डिवाइड करेंगे तब एक यूनिट का वैल्यू निकलेगा, उसके बाद 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सी का यूनिट है कि सी को कितना यूनिट मिलने वाला है। 39 में से 80% उसको, उसमें ही उसका हिस्सा बनेगा, 20% में हिस्सा नहीं बनेगा, उस 80% में उसको मिलने वाला है 13 आउट ऑफ 39। सी का 15 है क्या, सी का दे रखा है, मैं बी क्यों ले रहा हूँ यार, सी का है ना, मैं बी लेता हूँ। सी का कितना है 15, सी का है 15 आउट ऑफ 39, ठीक है। तो पहले तो टोटल मिलना है इतना है, उसमें से 80% का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सी को मिलने वाला है, और सी उसमें से कितना मिलेगा 15 आउट ऑफ फुल 39, 15 आउट ऑफ फुल 39। तो मैंने ये मल्टीप्लाई करके ये क्या किया कि ये हो गया सीज शेयर इन रेशियो, ये सी शेयर इन रेशियो है, ठीक है। इसको हम लोग 2700 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो उससे हमें एक यूनिट का वैल्यू मिलेगा। इस चीज को जब इंक्लूड करोगे, देखो ये जो डेटा है, ये जो डेटा है ये सिर्फ इसका है, ठीक है।
अब ये जो डेटा है ये 1 यूनिट का वैल्यू है। अब ये जो डेटा है जिसमें 39 भी इंक्लूड हो जाएगा, ये पूरे 39 यूनिट का वैल्यू हो गया। ये 39 यूनिट का वैल्यू निकालने से पहले हमें 1 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और 1 यूनिट का वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब 27,000, वो तो क्वेश्चन में दे दिया सी का वैल्यू है, लेकिन रेशियो में सी का क्या वैल्यू है, तो रेशियो में 39 मिलने वाला था, 39 में से 80% में से ही सी को मिलेगा, उस 80% यहाँ तक मिल गया, उस 80% में 15 आउट ऑफ 39 उसको मिलने वाला है सी को, तो हमने 15 आउट ऑफ 39 उससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्ट एक स्टेप में पूरे चीज़ को लिख लिया। अब इसको सॉल्व करो, देखो आंसर आएगा। कट करें, 39 कट गया, 80 100 कट गया, 4/5 4 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, 5 कट गया यहाँ पे, 3 4 3 जा 12, और कुछ बचा गया 12 है, और यहाँ पे 39 है, 12 3 कटेगा यहाँ पे, 13 4 है, और 27 इंटू 13, 27,000 इंटू 13 बाई क्या बचा 4। पॉइंट में लगता है नहीं है, तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा 27,000 है यहाँ। करो मल्टीप्लाई करो इसको, कैलसी में कितना आ रहा है इसका, ऐसे देख आ रहा है ना, डिवाइड करके देखा 87750। अगर कैलसी यूज़ नहीं करना है तो तुमको डिवाइड करना ही पड़ेगा, इसके साथ डिवाइड करो तो आएगा 6 टाइम्स 10 हो गया, 2 टाइम्स 20 हो गया, 5 टाइम्स 0, 6250 इंटू 13 करोगे तो आएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। ठीक है, मेन है कॉन्सेप्ट कौन सा 6 अच्छा यहाँ पे क्या 4 से कट किया 2 बार 20, अच्छा 27 से कट गया ना, 6 3 है ना, हाँ 750 होगा। ठीक है, 6750 इंटू 30 87750 होगा, ऑप्शन बी मेन है यहाँ पे। ठीक है, इस बात को समझना। ठीक है, इसको लिख लो, यहाँ तक रखते हैं क्लास। टोटल 10 क्वेश्चंस किया, थ्योरी हमने सीखा, आगे हम लोग प्रैक्टिस करके बाकी कर लेंगे। ठीक है।